राजनीति का आर भी नहीं पता। जाति को पकड़ लिया, धर्म को पकड़ लिया, क्षेत्र को पकड़ लिया। आज ये देश पूरी तरह से उलझ गया कि मना महाभारत के सुबह नहीं होगी, होगा जरूर, ये तो कंफर्म है, टाल ही नहीं सकते। बहुत बड़ी चीज है धर्म। जनता कहती भैया भगवान अवतार ले हैं तब कुछ हुई। नेता न्योता कर रहा है, सदरी फटी हुई है, कार नहीं खरीद सकते और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो इस देश के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहाँ जाएंगे। जो भारत की स्थिति है, अगर हम उसको बहुत गंभीरता से देखें, भारत की स्थिति को अगर हम बहुत गंभीरता से देखें तो कहीं ना कहीं भारत इस वक्त बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। अगर हम भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखें तो भारत बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है हर तरफ। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का, किसी एक दल का, सरकार का, मतलब अगर हम किसी एक व्यक्ति को दोष देना चाहें तो वो हमारी तरफ से नाइंसाफी होगी। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, अब हम सारा कुछ दुर्योधन पे डाल दें कि साहब सारी गलती दुर्योधन की थी, गलत है वो। जब भी कुछ गलत घटता है तो ऐसा नहीं होता किसी एक व्यक्ति की गलती होती, उसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां होती। उसका संस्कार, उसका लालन पालन, उसके माता पिता, धृतराष्ट्र, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, सबका, पांडव, द्रौपदी, कुछ ना कुछ अंश जिम्मेदारी सबकी है। 200 साल ये देश गुलाम रहा, 200 साल, और 1757 से लेकर 1947 तक अगर आप इस देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ें, अंग्रेजों ने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। मतलब जब देश आजाद हुआ और आप उस समय की भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो मरुस्थल में कहीं कहीं छोटे छोटे ओएसिस थे, मरु उद्यान थे, पर ओवरऑल पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत बिगड़ा हुआ था। 200 साल के ब्रिटिश पीरियड में भारत एक उपनिवेश था, कॉलोनी। आप कृषकों की दशा पढ़े, अकाल ने तबाही मचा रखी थी भारत। आप उद्योगों की दशा पढ़े, औद्योगिक विकास अवरुद्ध, औद्योगिक गति धीमी और दुखदाई। 70% पूंजी 1914 तक भारत के बैंकों में विदेशी पूंजी। भारत के उद्योगपतियों को ऋण देने को कोई तैयार नहीं है, और अगर दे भी रहा है तो उच्च ब्याज पे। हैवी इंडस्ट्री भारत में है ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ एक अंधकार है। भारत एक देश का जन्म होता है 1947 में, स्वतंत्र देश का, और फिर उस कहानी की शुरुआत होती है, एक स्वप्न की शुरुआत होती है कि भारत देश का निर्माण एक शक्ति के रूप में, एक सुपर पावर के रूप में, एक सपने की शुरुआत होती है 1947। इतिहासकारों का एक ग्रुप है, उनको हम स्ट्रैचियंस बोलते हैं। जॉन स्ट्रैची के सब फॉलोअर्स हैं। स्ट्रैची का कहना यह था कि यार भारत कभी राष्ट्र नहीं था और भारत कभी राष्ट्र बनेगा भी नहीं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन लोगों ने कहा कि यार ये देश बहुत चलेगा तो 5 साल और चलेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतने चैलेंजेस हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने, मतलब जी नहीं पाएगा ये बच्चा। खैर, देश सरवाइव किया, चला। जनता 13% शिक्षित थी, लगभग 13% 1947 के आसपास, लेकिन समझदार बहुत थी। अशिक्षित होना का मतलब ये नहीं है कि आप खत्म है। अशिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं है, पर नासमझ होना बहुत बुरी बात है। सरकारें बनी, 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। पहला 5 ईयर प्लान कृषि पर केंद्रित था क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर दूसरा 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पे केंद्रित था क्योंकि बिना इंडस्ट्री के मॉडर्न युग के बारे में सोचा नहीं जा सकता। और अच्छी कहानी शुरुआत हुई, बड़ी अच्छी शुरुआत। 90% भारत के बजट का विकास में खर्चा होने लगा। अमेरिका और ब्रिटेन को लगा कि यार ये तो 90% बजट का विकास में खर्चा कर रहे हैं, तो हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब हमें कोई फायदा नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा करो कि हमें भी फायदा हो, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर चीन को चढ़ा दिया। 62 का हमला हुआ। भारत की बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस के रूप में खर्चा होने लगा कि भारत जैसे देश अगर हथियार नहीं खरीदेंगे तो पश्चिम सर्वाइव कैसे करेगा। पश्चिम का सबसे बड़ा आय का साधन तो वेपन ही है। खैर, चुनौतियां बढ़ती गई। 71 का युद्ध हुआ और न जाने क्या क्या, गरीबी, असमानता, शोषण, सब चलता रहा। 1991 भारत के इतिहास में एक बड़ा ही परिवर्तन का साल है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और वहीं से भारत की राजनीति में भी परिवर्तन शुरू हुआ। क्षेत्रीय राजनीति का बोलबाला, क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व, और धीरे धीरे जिस राजनीति को शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ चलना चाहिए, वो राजनीति धीरे धीरे धर्म, जाति, क्षेत्रीयता और न जाने किस दिशा में जाने लगी। फिर एक राजनीतिज्ञों का एक नया तबका भारत में पैदा होने लगा और बड़े प्यार से पैदा होने लगा। मैं ये नहीं कहता किसी को राजनीति करना हक नहीं है, पर राजनीति में
एक सबसे बड़ी चीज है वो है विचारधारा, और राजनीति में दूसरी बड़ी चीज है कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। एक तो विचारधारा और दूसरा देश का हित। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे तबके का राजनीति में उदय होने लगा, अपराधी, दलाल, सामंत, इनमें बहुत सारे लोगों को राजनीति का आर भी नहीं पता था। इनके सामने एक चुनौती भी थी कि इनका पृष्ठभूमि अच्छा नहीं है, अपराधी हैं, दलाल हैं, सामंत हैं। इन्होंने क्या किया कि व्यवहारिक मुद्दों के बजाय, वास्तविक मुद्दों के बजाय भावनात्मक मुद्दों को उठाना शुरू किया। जाति को पकड़ लिया, धर्म को पकड़ लिया, क्षेत्र को पकड़ लिया। और जब इन्होंने भावनात्मक मुद्दे पकड़ने शुरू किए तो जनता भावनात्मक रूप से इनसे जुड़ना शुरू हो गई। क्षत्रियों का नेतृत्व, ब्राह्मण का नेतृत्व, दलित का नेतृत्व, मुसलमान का नेतृत्व, और धीरे धीरे ये चीजें पनपने लगी। धीरे धीरे, हालांकि बौद्धिक वर्ग की नजर इस पे थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे पनपने लगी। और धीरे धीरे पनपने के साथ साथ वो इतनी मजबूत होती चली गई कि जो देश के सामने अहम मुद्दे थे वो सब गायब हो गए। तो राजनीति दिशा भ्रमित हुई, अर्थव्यवस्था पहले ही दिशा भ्रमित थी, 2008 का डिप्रेशन आ गया, समाज दिग्भ्रमित हो गया। अब देखो कैसे सारी चीजें गड़बड़ाने लगी। राजनीति दिशा भ्रमित हो गई, अर्थव्यवस्था दिशा भ्रमित हो गई, समाज दिशा भ्रमित हो गया, और सब कुछ उहापोह की स्थिति में आ गया। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं। स्वाभाविक तौर पर वो एक स्वाभाविक रिएक्शन था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भाई अपराधी चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी का आपराधिक बैकग्राउंड है, तो उस आपराधिक बैकग्राउंड के सामने कोई डॉक्टर तो चुनाव लड़ नहीं पाएगा। आपने वो मूवी देखी होगी शूल, तो भैया जी को टिकट, जब ये होता कि भैया जी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो जाके जो अगला टिकट वाला कंटेंडर होता है उसकी हत्या कर देते। और फिल्मों में ऐसा नहीं कि फिल्मों में दिखाया जाता था, ये वास्तविकता में होने लगा। और इस देश के एक बहुत बड़े तबके ने ये बात मान ली कि भाई राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। और इसका मुझे बड़ा व्यवहारिक स्वयं का अनुभव है। मुझे याद है जब मेरा टिकट फाइनल हुआ और पहले दिन मैं पटपरगंज के एक पार्क में गया, तो वहां एक आदमी से मुलाकात हुई। सुबह सब आदमी था, बढ़िया आदमी था, मैंने तो नाम नहीं पूछा और नाम याद भी नहीं रहा क्योंकि पहला दिन था, तो बड़ा अजीब सा भी लगा। तो उसने मुझसे कहा कि देखिए सर, मैं जहां तक सोचता हूँ आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। बड़ा सरप्राइजिंग भी था मेरे लिए, बड़ा आश्चर्यजनक बात भी थी कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से बोल रहा है। मतलब पहले दिन पार्क में होता नहीं कि भाई चलो जनसंपर्क अभियान, लोगों से मिला जाए, तो पार्क एक अच्छी जगह मानी जाती है कि सुबह सुबह लोग घूमने आते तो वहां मिल लें। तो जिस व्यक्ति से पहले दिन मुलाकात हुई उसने कहा कि सर देखो, आप शिक्षक हो, आप पढ़ाते लिखाते हो, आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। वो एक बड़ी सरप्राइजिंग बात थी मेरे लिए कि यार इनको तो खुश होना चाहिए कि एक शिक्षक आ रहा है तो अच्छी बात है, हो सकता है कुछ अच्छा करे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ही करूंगा या अच्छा ही करता, पर हो सकता है, कम से कम ये आशा तो हो ही ना, हो सकता है कुछ अच्छा। और ऐसे चलते चलते मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, और आज ये देश पूरी तरह से उलझ गया, पूरी तरह से। मतलब आज ये देश पूरी तरह से उलझ गया। अब तो ऐसा लगता है कि मना महाभारत के सुबह नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ना हो तो ज्यादा अच्छा है, पर ऐसा मुझे लगता है कि बिना महाभारत के सुबह नहीं होगी। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, तुम्हारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऋण। मान लो आप 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपए आपकी तनख्वाह है और 80 रुपए आप लोन देते हो, 20 रुपए में कैसे जियोगे आप? ऐसा नहीं कि भारत के साथ ऐसा है, दुनिया के बहुत सारे देश डेब्ट ट्रैप में फंस चुके, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ या भारत के साथ। भारत के साथ क्या है कि भारत अच्छे रास्ते पे चल रहा, बढ़िया रास्ते पे चल रहा। अच्छा, किसी भी देश और व्यक्ति और समाज की जो महानता है वो उस देश की शिक्षा व्यवस्था में छुपी होती है। अभी परसों मैं एक पूर्वांचल मंच का प्रोग्राम ले रहा था, सामान्य से प्रश्न किए मैंने बच्चों, सामान्य 15-15 साल, 18-18 साल, 15 साल आप स्कूल में रहे, 3 साल आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहे, 18 साल आपने शिक्षा में व्यतीत किया, और स्कूल और कॉलेज आपको सोचने की क्षमता नहीं दे पाया। और अगर स्कूल और कॉलेज आपको सोचने की क्षमता नहीं दे पाया तो आपकी पूरी शिक्षा बेकार चली। अगर स्कूल और कॉलेज आपको सोचने की क्षमता नहीं दे पाया तो आपकी सारी शिक्षा बेकार चली। और वही हुआ भारत के साथ। मैं अभी दिव्या जैन का पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मैंने कहा उसकी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि अब तो राजनीति से मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है। तो बोले नहीं, मान लिया बना दिया तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा सबसे पहला काम यही करेंगे, शिक्षा का एक बहुत ही व्यवहारिक ढंग से सुधार। अब जब शिक्षा भटक गई, सोचने की क्षमता मर गई, विचार करने की क्षमता मर गई, विवेक नहीं पैदा हुआ, घर में 4 लोग हैं, 4 और 3 पागल हैं, तो चौथे को तो वैसे ही मार डालेंगे। घर में अगर 4 लोग हैं और 3 पागल हैं, 3, तो चौथे को तो वैसे ही मार डालेंगे वो। धर्म, मैंने कहा इतनी महान चीज है धर्म, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है धर्म। मतलब मैं जब लोगों को देखता हूँ, मतलब भारत जैसे देश में लोग निराश हैं, उदास, परेशान। भारत में, अमेरिका में पैसा होने के बाद परेशान है, समझ में आता है। यूरोप में पैसा होने के बाद परेशान है, समझ में आता है। भारत में
मगर दुनिया में 100 पैगंबर पैदा हुए होंगे संत, तो 90 तो भारत में ही पैदा हुए। भारत मतलब ज्ञान, ज्ञान का देश ही है भारत। और उस ज्ञान के देश में निराशा। 3 इडियट में कहता है ना कि हम स्टूडेंट नहीं बना रहे, हम मशीन्स बना रहे, मशीन्स। नोएडा में एक घटना घटी थी आज से करीब 5-6 महीना पहले। एक आदमी की गाड़ी नाले में गिर जाती है और वो गाड़ी और वो आदमी 1 घंटे में उस नाले में डूबता है। 1 घंटा लगता है उसको डूबने में, और 1 घंटे तक जो लोग चारों तरफ खड़े हैं वो वीडियो बना रहे हैं। 1 घंटा पर आप सोचो कि कितना जड़वत लोग रहे होंगे, मतलब अंदर से पत्थर। आप बस कल्पना करके देखो कि अंदर से पत्थर लोग रहे होंगे। मतलब एक आदमी डूब रहा है, मरने जा रहा है, मरने की स्टेज में, और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये सब इसी गलत दिशा का परिणाम है। भगवान करे ना हो, मैं तो यही मनाऊंगा कि भगवान करे ना हो, चीजें अच्छी रहें, सब कुछ बढ़िया चले, सब खुश रहें, सब मस्ती में रहें, सबका विकास हो। लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता। महाभारत तो सुनिश्चित है, छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई हैं। फाइनल युद्ध कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, ये तो कंफर्म है, टाल ही नहीं सकते। तो मैंने ये जो रामचरितमानस, कॉकरोच जनता पार्टी है, अब कॉकरोच जनता पार्टी भारत में एक काम बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कॉकरोच जनता पार्टी कर सकती है। घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आज ही पैदा हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी पैदा हुई, जन समर्थन उसके साथ है, 20 मिलियन फॉलोवर उसके पास है। तो करना क्या है? तो करना यह है कि हर गांव में, हर शहर में, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में 2-2, 4-4 कॉकरोच बैठा दो। उनको सिर्फ एक काम करना है, जनता को जागरूक करना है। बस टाइम लगेगा, एक दिन में व्यवस्थाएं नहीं बदलती। 1885 में कांग्रेस पैदा हुई, 1947 में भारत आजाद हुआ। व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं बदलेंगी। कॉकरोचों को एक काम करना है, जितने कॉकरोच हैं, ये मेरी सलाह है, अच्छा है, नई जनरेशन है, बदलाव चाहती है, सबको बहुत अच्छा। 20 मिलियन, 2 करोड़, 20 मिलियन यानी 2 करोड़, 2 करोड़ सदस्य आपके पास हैं कॉकरोचों। और 2 करोड़ सदस्य का मतलब ये हुआ हर गांव में 10 कॉकरोच मिनिमम आप बैठा दो, और उनसे कहो कि बस एक काम करना है। और अगर पार्टियां अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो कॉकरोचों को चाहिए कि अपना सदस्य, अपना निर्दलीय सदस्य खड़ा करे, पैसा इकट्ठा करे, उनके साथ चले, उनके साथ घूमे, उनके लिए वोट मांगे। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी 2029 में 300 सीट जिता ले जाए, बस सरकार उसकी। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये सबसे प्यारा तरीका है, ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है और बड़ा शांतिपूर्ण तरीका है। एक दिन में बदलाव नहीं होते। अगर आप सोचे कि एक दिन में बदलाव हो जाएगा और हम एक दिन में सारी व्यवस्था बदल देंगे, संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं, टाइम लगेगा। 2 करोड़ लोग आपके पास हैं, युवा हैं आप, पढ़े लिखे हैं आप, गांव, गली, मोहल्ला, लोगों को बताइए कि नेता कैसे चुनना है। राम मनोहर लोहिया की तरह चुनना है, डॉक्टर अंबेडकर की तरह चुनना है, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह चुनना है। किसी पार्टी से वैर मत रखिए, किसी नेता से वैर मत रखिए ना। हाँ बिल्कुल, आप सरकार से सवाल करिए, एकदम करिए, वो तो आपकी जिम्मेदारी है सवाल करना, उसमें कोई रोक ही नहीं है। आप एकदम करिए, सरकार के सामने अपनी मांग रखिए, बिल्कुल रखिए, वो आपका धर्म है, वो आपकी ड्यूटी है, एकदम करिए। लेकिन उससे ही बड़ा काम आप ग्राउंड पे कर सकते हैं। 2026 चल रहा है, 27-28, 2 साल आपके पास है, और 2 साल में आप इतनी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। गांव में, एक गांव में जो टोले है ना, उसका चीफ बना दीजिए। हर आदमी का नाम, हर आदमी का पता, हर आदमी का फोन नंबर जगाइए कि देखो भैया सरकारी स्कूल की क्या हाल है। अगर यही सरकारी स्कूल अच्छा होता तो तुमको 10,000 रुपये फीस देने की क्या जरूरत थी। उनको बताइए कि अगर सरकारी अस्पताल अच्छा होता तो एक डॉक्टर, अब सोचो ऐसे डॉक्टर हैं जो 5-5 हजार रुपए फीस लेते हैं। 5,000 एक बार पेशेंट देखा, 5,000 रुपए फीस। मुझे लगता है कि जो सामान्य लोग होते होंगे वो तो बीमार होते ही मर जाते होंगे। 5,000 रुपए फीस। एक मजदूर जो मकान बनाने का काम कर रहा हो, 5,000 रुपए फीस कहां से देगा, कैसे करेगा। कोई बात नहीं, परिवार के सामने चुनौती आती है, राष्ट्र के सामने चुनौती आती है, समाज के सामने चुनौती आती है, और जहां चुनौती है वहां समाधान है, और शांतिपूर्ण समाधान है, प्यारा समाधान है, अच्छा समाधान है। भैया चारों तरफ हाहाकार मचा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल खत्म है, सरकारी अस्पताल खत्म है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी के पेपर में दिक्कत आ गई, लेखपाल का पेपर, सीबीएसई में दिक्कत चल रही है, यूपीएससी का पेपर आउट ऑफ पैटर्न आ गया। ये कैसे सुधरेगा, ये कैसे संभलेगा, इसके लिए क्या किया जाए। इसमें आप कुछ भी कर लो, आप पार्टी बदल लो, बीजेपी को सत्ता से हटा दो, कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस को सत्ता से हटा दो, सपा को ले आओ, सपा को सत्ता को हटाओ, बसपा को ले आओ, तो आप क्या समझते हो कि सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि आपको जागना पड़ेगा। इस देश की जनता, इस सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के हाथ में है। इन सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के हाथ में। ये जितनी कुव्यवस्था चल रही है, जितनी एक शहर को इतना पैसा केंद्र भेजता है, एक शहर को
मिड डे मील का पैसा भेजता है, ठंडा के टाइम कपड़े का पैसा भेजता है, न जाने कितने प्रकार की मदद केंद्र भेजता है। किसी तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। पर आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस जाएं तो आप अपने शहर के डीएम से मदद मांग सकते हैं अगर आप चाहें तो। सबकी तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत विषम परिस्थिति में वो कर सकता है। उसके पास एक स्पेशल फंड होता है। बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ इसी बात पे खुश रहते हैं कि फलाने आदमी, आप दो चार लोगों को अमीर होते हुए अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आपको उसी में खुशी है। जैसे इस देश की जनता को मैं देखता हूँ, वो फ्री को लेकर बड़ी खुशी रहती है। फ्री क्या मिल रहा है? इस देश की जितनी चुनौतियां हैं, जितनी, किसी एक दल को बोलना, किसी एक नेता को बोलने का मतलब क्या है कि आप दुश्मनी रखे अगली पार्टी से, आपने पैसा का रखा है। अगर आप किसी एक दल को बोल रहे हैं, किसी एक नेता को बोल रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपने दूसरी पार्टी से पैसा का रखा है। इस देश की जनता को, इस देश की सारी पार्टियों को एक संदेश देना होगा कि भैया देखो, जो पार्टी, और आप अगर ये करना शुरू कर दो, आप अगर ये करना शुरू कर दो, कुछ नहीं, आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर दो। पूरी विधानसभा, पूरी लोकसभा इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा, वोट करने जाएंगे ही नहीं। चलाओ ईवीएम, चलाओ ईवीएम। अगर ईवीएम का दुरुपयोग भी हो रहा है और 4-5 पार्टियों के कैंडिडेट हो, सारे अच्छे, इस देश की सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता के पास है। सारी शक्ति है किसके पास? इस देश की जनता के पास। ये जो शक्ति है वो किसके पास? इस देश की जनता के पास। जनता कहती भैया भगवान अवतार ले हैं तब कुछ हुई, भगवान अवतार ले, भंडारा चल रहा है। इस देश में अजीब सी चीजें चल रही, भंडारा चल रहा है। सब बड़े इस देश में लोगों को एक सपना है, सबको, मतलब जिसके पास पैसा नहीं उसको भी सपना है कि भंडारा करा ली तो बहुत अच्छा है। अरे चींटी को आटा खिला दो, वो भी भंडारा है। चिड़ियों को अनाज खिला दो, वो भी भंडारा है। गाय को 4 रोटी खिला दो, वो भी भंडारा है। भंडारा चारों तरफ चल रहा है, जिधर देखो उधर भंडारा चल रहा है। कौन है जो पुण्य बटोरने के फिराक में है? जिसने पाप ज्यादा किए हैं। जहां देखो भंडारा चल रहा है। इस देश की जो जनता है वो अजीब चीजों में खुश। अभी एक साहब है, उनके बेटे को तेंदुए ने मार डाला, तो उनके बेटे को जब तेंदुए ने मार डाला तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के सारे नेता मेरे घर आए। उनको इस बात की चिंता नहीं कि मेरा बेटा मर गया, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा मर गया। वो कह रहे हैं प्रदेश के जितने भी नेता सब मेरे घर आए। सो रहा है मालिक, इस देश का मालिक सो रहा है। मैं इस बात को बार बार कहूंगा, इस देश का मालिक सो रहा है और उसका नौकर मस्ती कर रहा है, याशी कर रहा है, मजा ले रहा है। और मालिक जैसे होश में आता है वो फिर मालिक को एक कोई नई ब्रांड पिला देता है। और मालिक दोष किसको दे रहा है? शराब को। मालिक कह रहा है शराब हमको परेशान किए हुए। मालिक ये नहीं देख रहा है कि उस शराब पिला कौन रहा है। इस देश का जो मालिक है, इस देश का जो राजा है, कौन है? इस देश की जनता है। इस देश का जो मालिक है, इस देश का राजा है, कौन है? वो जनता है। इस देश जनता बेचारी हाथ जोड़े खड़ी है। लाइन लगवा के 4-4 केला बांट दिया गया, 2-2 सेब बांट, उसी में खुश है वो खुश है। यूपी में चुनाव आ रहा है, अब देखना यूपी, पंजाब, गुजरात, नेताओं का जो रूप निकलकर सामने आएगा। घर घर पहुंचेंगे नेता। किसी घर में कुतिया बच्चा थी, वहां पहुंच जाएंगे। अब शुरू हो गया जंग दौरा नेताओं का, और रेस लगेगी कौन किसके घर पहुंच रहा है। यूपी में, बिहार में एक बड़ी रस्म है न्योता। नेता सब न्योतम परेशान। नेता न्योता कर रहा है कि भैया सुबेरे से लेकर शाम तक 10-10, 20-20 न्योता है। तू न्योता करबो, नेता बन गए। और न्योता करबो तो पैसा इतना कहां से देबो? 10 न्योता है, 500 रुपया 10 जगह दे दी हो तो डेली 5,000 रुपया तो ऐसे होगा। 1.5 लाख रुपया महीना। ये पैसा लाओ कहां से? नेता के पास कहां इतना पैसा आएगा? राम मनोहर लोहिया के पास पैसा ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसा ही नहीं है। सदरी फटी हुई है, कार नहीं खरीद सकते। ये जो नेता घूम घूम के न्योता कर रहे हैं चारों तरफ, ये डेली पैसा दे रहे हैं सबको। कहां से आ रहा है? क्यों दे रहे हैं पैसा? किस खुशी में दे रहे हैं? किस उद्देश्य से दे रहे हैं? पब्लिक को मना करना चाहिए कि भैया राय दो आप न्योता का। और अगर नेता को न्योता नहीं मिला तो जबरदस्ती चाहिए, ऊपर और तारीफ हुई कि भैया देखो फलाने ने न्योता नहीं करा लेकिन आए 2100 रुपया देंगे। जिस नेता को न्योता नहीं भी मिला है वो भी जाएगा और वो ज्यादा पैसा देकर आएगा। अगर जिस नेतक बुलाएगा वो तो मान लो 500 रुपया दिया, जिसको नहीं बुलाएगा वो 2100 रुपया देगा। और फिर वो चर्चा का विषय बनेगा कि भैया फलाने आ रहा हो 2100 रुपया देंगे। 10 जगह अगर 2100 रुपया दे दी तो 20,000 रुपया होगा। 21,000 किस लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है? ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है नेता? क्यों आपको खिला रहा है? क्यों आपको एंटरटेन कर रहा है? क्यों? आपको ये बात कभी समझ में नहीं आती? क्यों कर रहा है नेता? आपको खाना खिला रहा है, अपने घर में भंडारे खोल दी, जे आवे तो बैठ के चाय पिए, नाश्ता करे, समोसा खाए। क्यों कर रहा है ऐसा? लोग गिने थे कौन नेता कितने गाड़ी चल रहा है कि भैया फलाने 10 गाड़ी चला थे। बहुत सारे नेता देखो, बहुत सारी गाड़ी निकली है सही कि फलाने आ रहा 10 गाड़ी से आ रहा भैया, फलाने भैया 12 गाड़ी से आ रहा भैया, 25 गाड़ी से आ रहा। हिंदुस्तान के नेताओं ने हिंदुस्तान की जनता को मंगता मान लिया। मंगता है ये एक मंगा, ऐसे हाथ फैलाए खड़ा है, जाओ इनके हाथ में पैसा डालो, जहां कहा तहां वोट दे, और पैसा लेके बाद वोट ना दे तो मारा जी।
और तब आप एक अच्छी व्यवस्था की आशा रखते हैं कि बढ़िया व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया चलेंगे, गवर्नमेंट अस्पताल बढ़िया चलेगा। वो नेता जो करोड़ों रुपया खर्चा करके और फिर सत्ता में आ रहा है, जिसका अपना स्कूल चल रहा है प्राइवेट, वो सरकारी स्कूल को चलने देगा? जिसका अपना अस्पताल चल रहा है प्राइवेट, वो सरकारी अस्पताल को चलने देगा? अगर इस देश के सारी सरकारी स्कूल और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहां जाएंगे? अगर इस देश के सारे स्कूल, सरकारी स्कूल और सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो इस देश के प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल कहां जाएंगे? वो तो बंद हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल शोषण की मशीन, किताब अपने यहां से देगा, नर्सरी के बच्चे को 7200 रुपए की किताब देगा, नर्सरी के बच्चे की किताब 7200 रुपए की देगा, नर्सरी के बच्चे का ड्रेस देगा 5000 का, हर महीने कोई ना कोई चार्ज लगा देगा, फलाना फंक्शन है, ये फंक्शन है, पिकनिक जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना। एक आम इंसान के बस की बात नहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेना। लोग कह रहे हैं भैया हम तन पेट काट के पढ़ा रहे हैं, सरकारी बसें सब एसी हो जाएंगी तो प्राइवेट बसें कहां जाएंगी? कौन बैठेगा उसमें? तो खेल बहुत भारी है और सुधरेगा सिर्फ जनता से, और जनता को सिर्फ एक काम करना है, अपने वोट देने की आदत को सुधारना है।